हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2019 मेंस के बारे में। स्टार्ट करने के पहले आपको छोटी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, बिकॉज एमपीपीएससी से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन हम इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करते हैं ना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं इस मुद्दे को। मुद्दा क्या है? एमपीपीएससी 2019 मेंस का मामला दोबारा पहुंचा हाई कोर्ट। मामला क्या है आप लोग पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी 2019 मेंस दोबारा होने जा रही थी और फरवरी में 2 फरवरी से प्रॉपर तरीके से कैलेंडर जारी किया गया था एमपीपीएससी के द्वारा कि इसका एग्जाम कराया जाएगा। नाउ इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जब मामला गया तो वहां पर जिन कैंडिडेट्स ने पहले से क्वालिफाई कर रखे थे, स्पेशली जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स थे, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स उसके लिए पिटीशन फाइल किया होगा। लेकिन देखा जाए तो उनके बाद एक जजमेंट आया। जजमेंट ये आया कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स दोबारा से क्वालिफाई किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं का मेंस कराया जाए, सभी कैंडिडेट का दोबारा मेंस ना कराया जाए। अब इस जजमेंट के खिलाफ में, हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ में डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी। अब देखा जाए तो ये मामला इस समय न्यूज़पेपर में आया भी है, आप देख सकते हैं। लुक एट दिस वन। इसको जरा जूम करते हैं तो आपको यहां पर क्लियर इंफॉर्मेशन पता चलेगी। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके प्रॉस कॉन्स डिस्कस करेंगे बेसिकली मामला क्या है। हालांकि इसको पढ़ते पढ़ते आपके आइडिया समझ में आ जाएगी, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। लिखा है एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में दी चुनौती। पीएससी 2019 को दोबारा मुख्य परीक्षा कराने की एकल पीठ ने अनुचित मानते हुए रिवाइज रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों की विशेष परीक्षा कराने के आदेश जारी किए थे। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई संभावित है। मतलब अभी नहीं होगी, शीतकालीन अवकाश होने के बाद में वो सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता है दीपेंद्र यादव, सैलवाला भार्गव और अन्य की तरफ से दायर की अपील में कहा गया था कि पीएससी 2019 की परीक्षा में संशोधित नियम लागू किए गए थे, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगल पीठ ने असंशोधित नियम 2015 का परिपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। ऑलराइट, ये चीज आपने सुना होगा। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा आप लोगों के सामने। क्या मामला था बेसिकली? पहले क्या था 2019 एमपीपीएससी 2019 का रियल मामला क्या है? इसे मामला यह था कि एमपीपीएससी 2019 में रोस्टर प्रणाली लागू की थी। रोस्टर प्रणाली एक ऐसी लागू प्रणाली थी जिसके अंतर्गत अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो अनरिजर्व्ड फाइट करेगा, एससी कैंडिडेट एससी फाइट करेगा, एसटी कैंडिडेट एसटी फाइट करेगा, ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी में फाइट करेगा। तो उस हिसाब से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में केवल और केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही फाइट करेंगे। ये बेसिकली रोस्टर प्रणाली है। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हाँ इसमें दिक्कत क्या है, जिसको जितना रिजर्वेशन है उस हिसाब से फाइट करो। देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ एससी का रिजर्वेशन एज ऑफ नाउ वो है 16%, एसटी का रिजर्वेशन है 20%, ओबीसी का रिजर्वेशन है 14%। 27% दिया गया है बट असल में 14% है। आबादी की बात करें, एससी की आबादी लगभग 17% है, एसटी की आबादी लगभग 21% है, ओबीसी की आबादी बताया गया है लगभग 51% है ना। तो ओबीसी की आबादी 51% है, बट यदि ओबीसी को सिर्फ ओबीसी फाइट करने का मौका मिलेगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत निग्लेजिबल हो जाता है। पर ईडब्ल्यूएस एक अलग और सिस्टम ला दिया गया। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही फाइट कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी 10% ला दिया गया है। अब देखिए यहां पर समझना है आपको, इस गणित को समझना है। एससी कितना है? 17% के आसपास है। एसटी लगभग 21% है। इन सबको आप जोड़ दीजिए, कितना होता है? दैट इज रफली अराउंड 89%। 89% हो जाता है। 11% बचता है। 11% में 10% ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया। तो अनरिजर्व्ड की जो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन केवल 1% बचता है। लेकिन तब उस कंडीशन में, इस हिसाब से आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड को एक बड़ी मात्रा यहां पे मिल जाती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सी गणित आपको समझा रहा हूं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो यहां पर देखा जाए तो जो रोस्टर प्रणाली थी वो स्पेशली एससी एसटी के लिए तो उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। हालांकि है 1% का उनको फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये थी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। क्यों? बिकॉज 51% आबादी को मात्र 14% में संकुचित कर दिया गया था। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हियर, है ना। क्योंकि अभी 27% का ही इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो 14% का मतलब आई मीन फुल रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही अलग है। तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे ये कि 2015 का जो परिपालन था इसको सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे कि 2015 के टाइम में रोस्टर प्रणाली नहीं हुआ करती थी, है ना। लेकिन इन्होंने नए जो संशोधित नियम थे, हालांकि नया रोस्टर प्रणाली जो है वो बेसिकली कमलनाथ सरकार के टाइम में लाया गया था। यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, कमलनाथ सरकार में
27% आरक्षण ओबीसी को लाया गया था, लेकिन साथ में रोस्टर प्रणाली भी लाई गई थी जो कि बेसिकली गैर संवैधानिक थी, है ना। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश आने के पहले पीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित करते हुए रिजल्ट जारी कर दिए थे, जिसके बाद पीएससी ने असंशोधित नियम के तहत रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए उसके अनुसार दोबारा मुख्य परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। मतलब 2015 के नियमों के हिसाब से अब दोबारा से रिजल्ट जारी किए गए। उसके खिलाफ मुख्य परीक्षा में चयनित 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसके वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एकलपीठ के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि सभी कैंडिडेट्स का मेंस दोबारा ना कराया जाए। तो यहां पर लिखा है, याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि जिन अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन हो गया है और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, दोबारा परीक्षा उनके लिए अन्याय होगी, है ना। दोबारा मुख्य परीक्षा कराने में अधिक व्यय होगा जो जनहित में नहीं है। पहले की भांति नवीन सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के लिए विशेष परीक्षा 6 महीने में आयोजित की जाए। पूर्व की मुख्य परीक्षा और विशेष परीक्षा के परिमाण अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाए। दायर अपील में कहा गया, अब देखिए ये तो बेसिकली एकलपीठ ने कहा, अपील में क्या कहा गया, दायर अपील में कहा गया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में असंशोधित नियम 2015 का पालन नहीं किया गया है। अब देखिए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक परीक्षा जो 2019 की हुई थी, जो पहले वाली हुई थी, उसके बाद एमपीपीएससी 2019 मेंस भी हो गया। अब उस रिजल्ट में 2015 के नियमों का पालन नहीं किया गया है, मतलब वहां पर रोस्टर प्रणाली के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए थे। गेटिंग द पॉइंट। अब देखा जाए तो जब रोस्टर प्रणाली के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए थे, तो इसमें फर्दर लिखता है, अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। एक्चुअली कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो बेसिकली उस लिस्ट में दोबारा लिस्ट में नहीं है उनके नाम, बट बेसिकली देखा जाए तो उनके नाम भी शामिल हो जाएंगे फिर। तो ऐसे कैंडिडेट जो रोस्टर प्रणाली के माध्यम से अंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बेनिफिट पाया है, उसके लिए यहां पर बोला जा रहा है कि अवैधानिक रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने प्रस्तुत की है। तो ये बेसिकली मामला है। तो आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे ये मामला क्या था। यहां पर यह था कि रोस्टर प्रणाली के माध्यम से कुछ ऐसे कैंडिडेट जो अभी जारी किए गए कट ऑफ से यदि उनके नंबर कम थे और उसके बावजूद भी उन्होंने लिस्ट में नाम अपना हासिल किया है, तो बेसिकली ऐसे कैंडिडेट वैधानिक तरीके से उनका नाम एलिजिबल नहीं है, ये यहां पे कहा गया है। मैं अपनी तरफ से चीजें नहीं बोल रहा हूं कि कल को कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड हो, दे आर सेइंग दैट कि यू आर सेइंग दैट कि हमारे अगेंस्ट में आप बोल रहे हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग इट। यहां पर जो याचिका में है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली मामला ये है। अब देखा जाए तो ये मामला डेफिनेटली सही बात है कि जब डबल बेंच में जाएगा, इस मैटर को भी जब डिस्कस किया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कल में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिकॉज ऐसे कैंडिडेट जिनको रोस्टर प्रणाली का बेनिफिट मिला है, उन कैंडिडेट्स को यहां पे नुकसान हो सकता है, एंड दैट्स द पॉसिबिलिटी ओवर हियर। एनीवे, ये रहा डिस्कशन हमारे इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। इसके अलावा आप लोग बताने वाला था कि एमपीपीएससी 2022 के लिए एक सुपर 30 बैच स्टार्ट किया गया है, और ये सुपर 30 बैच एक काफी कॉन्साइज और काफी इंपॉर्टेंट बैच है। यदि इस बैच की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीपीएससी के माध्यम से इंक्वायरी कर सकते हैं, यहां भी आके पूछ सकते हैं, और वहां पे यदि आप पूछेंगे तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ना। फिलहाल डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन अभी बहुत सारे लोगों को नहीं है। यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो दे विल आल्सो गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। एक और हालांकि समस्या है, चूंकि यदि स्पेशल एग्जाम कराया जाता है 2019 मेंस का, तो वहां पे एक समस्या है यहां पर स्केलिंग की। बिकॉज दो अलग अलग एग्जाम जब आप कराएंगे तो वहां पर स्केलिंग की समस्या फिर बनेगी। आपको पता होना चाहिए, आज से बहुत कुछ साल पहले स्केलिंग ऑलरेडी होती थी, बिकॉज जब 2 मेंस हुआ करते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे यूपीएससी में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर स्केलिंग ऑलरेडी होती है, तो ऑलरेडी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इसी को हटाने के लिए एमपीपीएससी ने प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं, स्केलिंग की समस्या को हटाओ और सभी के लिए एक जैसा पेपर कर दो। तो अब जब 2 एग्जाम्स होंगे, 2 एग्जाम्स के रिजल्ट को मैच करना पड़ेगा, तो स्केलिंग की समस्या फिर से आएगी। तो ये भी एक समस्या है। हालांकि वो समस्या एक अलग समस्या है, बिकॉज उसके जैसे एग्जाम्स तो पहले भी कराए गए हैं, दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न। लेकिन यस, जो मुद्दा इसमें डिस्कस किया गया है, ये मुद्दा जरूर एक बड़ा मुद्दा है, और इसके चलते शायद
एमपीपीएससी के लिए जो हाई कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी, शायद उसमें आपको चेंज होता हुआ नजर आए। डिस्कशन को फिलहाल इस वाइंड करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।